आज गांधी जयंती है और आज के दिन राजनीति से जुड़े हुए तमाम लोग खोज खोज के गांधी की प्रतिमाओं के आगे सर झुकाते हैं। मगर खास बात यह है कि जिन लोगों ने जिंदगी भर महात्मा गांधी और उनके आदर्शों को गालियां दी, जो उनके हत्यारों की पूजा करते हैं और जिस विचारधारा ने गांधी की हत्या की, वो लोग भी खुद को गांधी का फॉलोअर बताने की कोशिश करते हैं। दरअसल गांधी आज उनकी मजबूरी है। मगर क्या आपको पता है, यदि आज की तारीख में गांधी होते तो मोदी सत्ता, मोदी शाह की जोड़ी उनके साथ क्या करती? जानते तो होंगे ही, लेकिन जरा सुन लीजिए और सबूतों के साथ सुन लीजिए। खुद अमित शाह की पुलिस जो कह रही है उसको सुन लीजिए। यदि आज गांधी होते और अनशन कर रहे होते, जनता के अधिकारों की बात कर रहे होते, तो उन्हें अमित शाह की पुलिस टांग ले जाती, उनके आश्रम पर पुलिस या हमला होता, खूब सारी छानबीन होती, जांच के नाम पर उनसे संबंधित हर व्यक्ति को परेशान किया जाता और गांधी को चीन या पाकिस्तान का एजेंट बताकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत या तो डिटेन कर लिया जाता या फिर जेलों में सालों साल सड़ने के लिए, मरने के लिए छोड़ दिया जाता। और फिर पूरे मुल्क का गोदी मीडिया उन्हें देशद्रोही बताने लगता है। सेठों के गोदी चैनलों के अलावा जनता के यानी आपके पैसे से चलने वाला डीडी न्यूज़ भी महात्मा गांधी को देश का गद्दार बताता। आप सोच रहे होंगे कि मैं हवाई बातें कर रहा हूं, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है उससे भी कहीं ज़्यादा खतरनाक काम महात्मा गांधी के साथ होता यदि आज वो होते। सोनम वांगचुक भी लद्दाख का हक मांग रहे हैं और हक मांगने पर लद्दाख के डीजीपी ने भगवाधारी डीडी न्यूज़ से जो कहा है और डीडी न्यूज़ ने सोनम वांगचुक के लिए जिस शब्दावली का प्रयोग किया है, साथ में डीजीपी ने जैसे सोनम वांगचुक को रेड टेकर के बुलाया है और जिस तरह से उन्हें किसी जांच परिणाम से पहले ही दोषी बताने की कोशिश हो रही है, यकीन मानिए यदि गलती से महात्मा गांधी की आत्मा भारत में भटकती हुई आ जाए तो दोबारा छोड़कर चले जाएंगे। कहेंगे कि आज यहाँ तो बहुत ज़्यादा गुण से हो गए हैं। तमाम संवैधानिक संस्थाओं से लेकर सत्ता में एक ही विचारधारा घुसी पड़ी है, कब्जा है। बाहरी अंग्रेजों से लड़ना अलग बात थी, भीतर वालों से कैसे लड़ा जाए? जब जनता के पैसे से ही जनता को दुश्मन बनाए जाने लगे तो फिर देश के नाम अपनी जिंदगी खपा देने वाले वांगचुक की पत्नी को राष्ट्रपति के नाम लेटर लिखना ही पड़ता है। जी हाँ, डॉक्टर गीतांजलि ने भारत के राष्ट्रपति को अभ्यावेदन भेजा है और अपने इस पत्र में उन्होंने जो जो बातें कही हैं, यकीन मानिए लोकतंत्र में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति चुल्लू भर पानी ढूंढने लग जाएगा। मगर आप तो जानते हैं कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अपने पत्र में इन्होंने बेहद महत्वपूर्ण बातें लिखी हैं, उन सब पर बात करेंगे। गीतांजलि बता रही हैं कि अब तक क्या क्या हुआ और किस तरीके से उनके व्यक्तिगत अधिकारों और लोकतंत्र को ताक पर रख दिया गया है। सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन हो रहा है। उधर लद्दाख के डीजीपी ने जो कहा है उसको जरा ध्यान से सुनिएगा। गोदी मीडिया के कुछ कारनामे भी देखेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी होता है, तभी आपका चैनल मजबूत होगा। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर आपके मुद्दों पर बात हो पाती है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले बात सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि के पत्र की कर लेते हैं। अपना परिचय देते हुए इन्होंने बताया कि मैं सोनम वांगचुक की पत्नी हूँ, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव्स हयाल जो कि लद्दाख में स्थित है उसके संस्थापक और CEO हूँ। पत्र में इन्होंने बताया है कि 26 सितंबर 2025 को जब मैं अपने संस्थान के दैनिक कार्यों में लगी हुई थी, तभी दोपहर 4 बजे के आसपास मुझे इंस्पेक्टर ने फ़ोन पर बताया कि मेरे पति श्री सोनम वांगचुक को NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल राजस्थान के लिए भेज दिया गया है। मुझे एक टेक्स्ट मैसेज भी मिला जिसमें लिखा हुआ था कि हमारा अधिकारी जोधपुर केंद्रीय जेल पहुँच आपसे संपर्क करेगा और सोनम वांगचुक से आपकी बात कराएगा। याद रखिएगा 26 सितंबर को सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया था और ये पत्र गीतांजलि 1 अक्टूबर को लिख रही हैं और इनका कहना है कि अब तक न तो किसी अधिकारी ने मुझसे संपर्क किया और न ही मुझसे मेरे पति की कोई बात करवाई गई। मुझे ये भी नहीं बताया गया कि वो कैद में किस हालत में है, उनका स्वास्थ्य कैसा है। डॉक्टर गीतांजलि कह रही हैं कि हमारा गाँव जहाँ पर हमारा संस्थान स्थित है उसे CRPF ने चारों तरफ से घेर लिया है। मीडिया को भी गाँव में घुसने की अनुमति नहीं दी जा रही है। संस्थान के कर्मचारियों पर नजर रखी जा रही है। छात्रों और शिक्षकों को पूछताछ के लिए पुलिस हिरासत में ले रही है। डॉक्टर गीतांजलि लिखती हैं कि जब श्री वांगचुक को हिरासत में लिया गया तो उन्हें अपने कपड़े या आवश्यक सामान भी लेने की अनुमति नहीं दी गई और मुझे अब तक ये पता नहीं चला है कि उनके पास साफ कपड़े हैं कि नहीं, जरूरी दवाइयां हैं कि नहीं और अन्य महत्वपूर्ण चीजें हैं कि नहीं। ये बहुत ही चिंताजनक है क्योंकि हाल ही में उन्होंने 15 दिन का उपवास रखा था जिससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित हुआ था। आपको याद तो होगा ही, सोनम वांगचुक ने लद्दाख के लिए 6th शेड्यूल की डिमांड करते हुए 35 दिनों का अनशन का ऐलान किया था और लगभग 15 दिन तक वो अनशन
अनशन कर भी चुके थे और उसी अनशन के बीच उन्हें उठा लिया गया। थोड़ी देर के लिए आप इस घटना को अपने परिवार के किसी सदस्य के ऊपर रखकर सोचिए, कोई व्यक्ति 15 दिन तक अनशन यानी उपवास किया हो, शरीर का हाल क्या होगा। अभी हाल ही में आप में से बहुत सारे लोगों ने नवरात्रि का उपवास किया होगा। एक दिन के उपवास में सुबह से लेकर शाम तक तमाम तरीके के फलाहार ठूसने के बाद भी लोग दूसरे दिन का इंतजार करते हैं कि दूसरा दिन आए, चाँप के खाएं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुतायत में यही होता है। और यहाँ एक व्यक्ति 15 दिनों से उपवास रखने के बाद डिटेन कर लिया जाता है और पत्नी को मालूम तक नहीं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनके पास दवाइयाँ हैं कि नहीं, कपड़े हैं कि नहीं, किसी को कुछ नहीं पता। इन्होंने बताया कि 30 सितंबर को हमारे सुरक्षा गार्ड को पुलिस की ओर से एक पत्र मिला जिसमें एक एफआईआर के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बहुत सारी धाराएं लगाई गई थी। हमसे भी और हयाल यानी इंस्टीट्यूट के सभी छात्रों, टीचर्स, स्टाफ और कर्मचारियों की विस्तृत जानकारी मांगी गई है। सबके नाम, फोटो, एड्रेस, माता पिता का नाम और मोबाइल नंबर मांगा गया है। डॉक्टर गीतांजलि कह रही हैं कि पिछले 1 महीने से हमारे ऊपर लगातार निगरानी रखी जा रही है और बीते 4 सालों से हमारे संस्थान और हमारे कार्यों को टारगेट करने के लिए ये एक गुप्त प्रक्रिया चलती रही। यानी सोनम वांगचुक की पत्नी ने राष्ट्रपति से कहा है कि पिछले 4 साल से इन लोगों की निगरानी की जा रही है। इन्होंने लिखा है कि ये एक सुनियोजित रणनीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य मेरे पति की आत्मा और उनके कार्यों की भावना को खत्म करना है। आपको बता दें कि डॉक्टर गीतांजलि ने ये अभ्यावेदन भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, कानून मंत्री और लद्दाख के उपराज्यपाल सहित डीसी लेह को भी भेजा है और पूछ रही हैं कि क्या जलवायु परिवर्तन, पिघलते ग्लेशियरों, शैक्षिक सुधारों और जमीनी स्तर के नवाचारों पर बात करना अपराध है? क्या देश के सबसे संवेदनशील पारिस्थितिकीय क्षेत्र लद्दाख में अव्यवस्थित विकास और लापरवाही के खिलाफ शांतिपूर्ण ढंग से लड़ना पाप है? देश के हर कोने से लोग हमारे समर्थन में आ रहे हैं और इस व्यवहार से स्तब्ध हैं। लोग परेशान हैं। लद्दाख की जनता हमेशा भारतीय सेना के लिए मजबूत समर्थक के रूप में रही है। लद्दाख स्काउट्स भारतीय सेना का एक प्रमुख स्तंभ है, जैसे कि गोरखा रेजिमेंट है। सोनम वांगचुक ने भारतीय सेना के लिए शेल्टर बनाकर उनकी सेवा की है ताकि कठिन परिस्थितियों में सेना ठंड से लड़ सके। सोनम सिर्फ लद्दाख के अधिकारों के लिए नहीं लड़ते, बल्कि उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 244 और 6 शेड्यूल के तहत विशेष सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से और गांधीवादी तरीकों को अपनाया है। डॉक्टर गीतांजलि ने भारत के सत्ताधीशों से पूछा है कि क्या मुझे मेरे पति से मिलने और बात करने का अधिकार नहीं है? क्या मैं उन्हें कानूनी सहायता देने की पात्र नहीं हूं? क्या मुझे उनके स्वास्थ्य और स्थिति के बारे में जानकारी नहीं मिलनी चाहिए? क्या भारत में एक जिम्मेदार नागरिक को शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी नहीं बची है? मेरे पति की गैर कानूनी हिरासत के अलावा राज्य और उनकी एजेंसियां जिस तरह से हमें परेशान कर रही हैं वो बेहद शर्मनाक है। ये सब कुछ जो हो रहा है ये भारतीय संविधान की आत्मा के खिलाफ है। संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 में नागरिकों को न्यायिक प्रतिनिधित्व का अधिकार दिया गया है। ये बेहद दुखद है कि बुनियादी अधिकार भी हमें नहीं दिए जा रहे हैं। हम आपसे श्री सोनम वांगचुक की बिना शर्त रिहाई की अपील करते हैं। वो कभी किसी के लिए खतरा नहीं रहे, अपने देश के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपना जीवन लद्दाख के सैनिकों और भारतीय राष्ट्र की एकता के लिए समर्पित किया है। अब जरा ध्यान दीजिए, आप पिछले कई वर्षों का सोनम वांगचुक का रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। उन्होंने जब भी अनशन किया तो हूबहू गांधीवादी तरीकों को अपनाया। हर बार शांति की बात करते हैं और शांति से सरकार को सरकार के वायदे याद दिलाते हैं। अभी जिस 6 शेड्यूल के लिए वो लड़ रहे थे वो भाजपा ने ही अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था और वादा किया था। सोनम वांगचुक सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि आपने जो पिछले चुनाव में वादा किया था, हमसे वोट लिया था, अगले चुनाव में जाने से पहले उसको पूरा कर दीजिए। मगर आप तो जानते हैं भारतीय जनता पार्टी कि लोग मैनिफेस्टो सिर्फ चुनाव के लिए बनाते हैं, चुनाव के बाद उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। और यदि आप याद दिलाने लगे तो इनके लोग आपको आतंकवादी कह देंगे, देशद्रोही कह देंगे। मगर चिंता की बात यह है कि भाजपा और उसके अन्य संगठनों के लोग इस तरह की बात करें तो अलग बात होती है, उनकी तो विचारधारा ही वही है। लेकिन देश की मीडिया से लेकर तमाम संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से सन्नाटा मारे बैठी हैं वो बेहद भयावह स्थिति, और जैसा उनका कारनामा है वो तो और भी खतरनाक है। डीडी न्यूज़ के एक पत्रकार ने जब डीजीपी लद्दाख से बातचीत की तो पत्रकार ने सवाल किया, जरा ध्यान दीजिएगा, कि जिस तरह से हिंसा हुई, सोनम वांगचुक का नाम आया, क्या पाकिस्तान के साथ भी उनका कोई लिंक है? यानी एकदम बीजेपी को सूट करने वाला सवाल और पुलिस अधिकारियों को सूट करने वाला सवाल। इस पर डीजीपी ने जो जवाब दिया जरा उसको सुनिए। डीजीपी पहले तो कहते हैं कि ये जांच का विषय है, आगे जो बोल रहे हैं वो पूरी तरह से भाजपाई भाषा नजर आती है। डीजीपी कहते हैं कि मैंने आपको बताया ना कि आप उनके यूट्यूब को जाकर देख लीजिए। पाकिस्तान जाकर डॉन का जो इवेंट हुआ था, जो इस्लामाबाद में हुआ, वहाँ के इनके जो बयान हैं, इनको जो अवार्ड दिया गया उसमें चांस है कि इनकी एंटी इंडिया एजेंसीज के साथ लिंक है। अब मैं आप दर्शकों से कहता हूं कि सोनम वांगचुक ने पाकिस्तान में जो बयान दिया और जो भारत की सरकार तथा प्रधानमंत्री की तारीफ की, उन सब को जाकर सुनिए और ध्यान रखिएगा ये कार्यक्रम यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी किया गया था और सोनम वांगचुक तथा उनकी पत्नी बाकायदा सारे प्रोसीजर के साथ गए थे। चुपके से बॉर्डर पार करके नहीं गए थे घुसपैठियों की तरह। और यदि पाकिस्तान जाना देशद्रोह है तो सबसे ज़्यादा चोरी तो भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान
में घुसे थे बिरयानी खाने, उनका डिटेंशन क्यों नहीं हुआ? उनको देशद्रोही क्यों नहीं बुलाया गया? जब किसी को मालूम नहीं था, भारत आने के बजाय पाकिस्तान में घुस गए। क्या करने गए थे? सोनम वांगचुक और उनकी पत्नी गई तो सबको पता था कि क्या करने जा रहे हैं। पर्यावरण से संबंधित विषयों पर काम कर रहे हैं और पर्यावरण पूरी दुनिया का है, किसी एक देश का नहीं है। उसके संबंध में वहां गए थे, उनको भेजा गया था, सबकी जानकारी में था। मगर प्रधानमंत्री गए तो किसी को पता नहीं था कि क्या करने जा रहे हैं। आने के बाद भी नहीं बताया कि क्या करके आए हैं। बहरहाल, वैसे तो आए दिन खेलों के दरमियान भारत के बहुत सारे लोग और खिलाड़ी पाकिस्तानियों से मिलजुल रहे हैं। अमित शाह के बेटे की मुलाकात होती है। क्या उन सबको डिटेन किया गया? वो लोग बैठकर क्या बतियाते हैं, किसको पता? कौन किसकी इंफॉर्मेशन किसको दे रहा है? आगे डीडी न्यूज़ के पत्रकार ने पूछा कि क्या आपको लगता है कि सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया का यूज़ करके भीड़ को इकट्ठा किया, फिर उनको भड़काया? तो डीजीपी कहते हैं कि यदि आप उनकी पूरी सीरीज को देखेंगे तो उन्होंने लद्दाख के युवकों को टूल के रूप में इस्तेमाल किया, अपने पर्सनल एजेंडा के लिए, पर्सनल ग्लोरी के लिए लोगों को भड़काया, उनका इस्तेमाल किया। यह सोचा समझा प्लान था। अब जरा सोचिए, जिस व्यक्ति को रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला हो, जो रोलेक्स अवार्ड से सम्मानित हो, 30 के आसपास पुरस्कार दुनिया भर से पा चुका हो, जिसे 8 विश्वविद्यालयों ने, दुनिया भर के विश्वविद्यालयों ने डॉक्टरेट की उपाधि दिया हो, जिसे पूरी दुनिया जानती है, जिसके काम पर 3 इडियट्स जैसी सफल फिल्म बनी, सुपर डुपर हिट रही, उस व्यक्ति के बारे में लद्दाख के डीजीपी कह रहे हैं कि उन्होंने पर्सनल एजेंडा चलाने के लिए, व्यक्तिगत ग्लोरी के लिए युवाओं का इस्तेमाल किया। और अभी तो सुनिए, असली बात अभी आगे है। इनका कहना है कि जब ये अनशन कर रहे थे तो सबने अपील किया, लेकिन अनशन नहीं तोड़ा। लेकिन जैसे ही हिंसा हुई, बिना किसी के कहे उन्होंने अनशन तोड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा, लद्दाख के डीजीपी साहब सोनम वांगचुक के लिए रेटे की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। सोनम वांगचुक को उसने कहकर बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि उसने अनशन तोड़ दिया जैसे ही घटना हुई। आगे सुनिए, इनका कहना है कि अनशन तोड़ने के बाद वो एम्बुलेंस में बैठकर भाग गया। इसी से पता चलता है कि उसका कोई एम नहीं था। लद्दाख मरे जिए जले कोई मतलब नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए, 4 फरवरी 1922, स्थान चौरी चौरा, गोरखपुर, अब उत्तर प्रदेश में है। अंग्रेजी पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। भीड़ गुस्से में आई और उसने एक थाने को आग के हवाले कर दिया, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलकर मर गए। इस पर महात्मा गांधी ने कहा था कि हमें स्वराज चाहिए, लेकिन हिंसा की कीमत पर नहीं। इसके साथ ही उन्होंने तुरंत असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से बंद कर दिया। तो समझने वाली बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अहिंसा के दम पर बदलाव लाने का प्रयास करता है, बातचीत में भरोसा रखता है, डायलॉग में ट्रस्ट होता है और उसमें हिंसा हो जाए, तो वो तुरंत अपना रास्ता बदल लेता है। महात्मा गांधी ने भी वही किया था। और जैसा कि आप जानते हैं, सोनम वांगचुक भी महात्मा गांधी के रास्ते पर चलते हैं, तो उन्होंने भी हिंसा की खबर मिलते ही अनशन को खत्म कर दिया। तो क्या सिर्फ इसी को देखकर मान लिया जाए कि सोनम वांगचुक कुछ गलत कर रहे थे? क्या आपको नहीं लगता कि यदि आज की तारीख में महात्मा गांधी होते तब उनके साथ भी वही किया जाता जो सोनम वांगचुक के साथ हो रहा है? आगे लद्दाख के डीजीपी कहते हैं कि यदि ऐसी कोई घटना हो जाए तो कम से कम शांति की अपील करना चाहिए। उन्हीं के कहने पर लोग आए थे, लेकिन सोनम वांगचुक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। चुपचाप अपने एम्बुलेंस में बैठा और भाग गया। सोचिए, जिस व्यक्ति ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, जिसने लेह लद्दाख की सर्दियों से भारतीय सेना को बचाने के लिए टेंट का आविष्कार किया, जिसके ज्ञान पर दुनिया लहालोट होती है, जिसने अपनी पूरी जिंदगी लद्दाख और भारत के लोगों के लिए खपा दी, और उनकी पत्नी ने भी खपा दिया, जो दुनिया के किसी भी समझदार मुल्क में होते तो भगवान की तरह पूजे जाते, सरकारें कितना सम्मान देती। मगर भारत में ऐसे व्यक्ति के बारे में राज्य की पुलिस का मुखिया रे टे की भाषा का इस्तेमाल करते हुए, और गोदी मीडिया वाले कैसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं आप देख रहे हैं, ये सब कुछ करते हुए कह रहे हैं कि एम्बुलेंस में बैठा और भाग गया, जबकि ये बात सत्य नहीं है। हिंसा की खबर मिलने के बाद सोनम वांगचुक ने बाकायदा वीडियो जारी किया था। हर बार जब वो अनशन पर बैठते हैं तो प्रतिदिन कम से कम एक वीडियो जारी करते हैं, बताते हैं कि आज कौन सा दिन था अनशन का, कितने दिन से अनशन कर रहे हैं, क्या क्या हुआ है, अलग अलग मुद्दों पर बात करते हैं, साइंटिफिक टेम्परामेंट को बढ़ाने का काम करते हैं। हिंसा के बाद भी उन्होंने कहा कि ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, इससे हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी। मगर यदि आप गौर से देखें तो हर एक संवैधानिक संस्था सन्नाटा मारे बैठी है। जनता की जो सबसे मजबूत कड़ी है मीडिया, वो तो पिछले 12-13 साल से गुलामी कर रही है। मगर भला किसने सोचा था कि सोनम वांगचुक जैसे गांधीवादी को सरकारी पैसे पर चलने वाली, यानी जनता के पैसे पर चलने वाला सरकारी न्यूज चैनल डीडी न्यूज बेवफा सोनम लिखेगा? देखिए, सोचिए, ऐसा लगता है कि अमृतकाल में इस देश को केवल झूठे, फ्रॉड और घटिया लोगों की जरूरत है। जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी होगा, झूठा होगा, फ्रॉड होगा, चरित्रहीन होगा, दुष्कर्मी होगा, बलात्कारी होगा, उसको उतना बड़ा इनाम मिलेगा, पद मिलेगा। और जो जितना अच्छा होगा, देश प्रेमी होगा, उसको देशद्रोही कह के जेल में डाल दिया जाएगा। लोकतांत्रिक लोग बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। कुछ समय पहले तक जो गोदी मीडिया और जो सुधीर चौधरी सोनम वांगचुक की तारीफ करते नहीं थकते थे, आज वही सुधीर चौधरी जो 2000 के नोट में फर्जी नैनोचिप ढूंढने की बात करते थे, वो सोनम वांगचुक पर सवाल उठाते हुए
वे कह रहे हैं कि ये लोग समाज सेवा के नाम पर पैसा लेते हैं, विदेशों से इकट्ठा करते हैं, फिर ये वो करते हैं। जब तक सोनम वांगचुक मोदी सत्ता की तारीफ कर रहे थे वो बहुत अच्छे आदमी थे, देशभक्त थे, और जैसे उन्होंने मोदी सत्ता को अपना वादा याद दिलाया, देशद्रोही हो गए। सवाल यह है कि क्या भारत के राष्ट्रपति सोनम वांगचुक की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि की बातों पर गौर करेंगी? क्या वो इस देश को एहसास दिलाएंगे कि संविधान है, और यदि संविधान नहीं है तो फिर संविधान द्वारा दिया गया कोई पद भी नहीं होना चाहिए? फिर कैसे किसी को राष्ट्रपति, किसी को प्रधानमंत्री कहा जाए? ऐसे तो नहीं हो सकता कि संविधान की कुछ लाइनें मानी जाएंगी, कुछ नहीं मानी जाएंगी। जो सत्ताधीशों के लिए है वो मानी जाएंगी, जो जनता को अधिकार देती है वो नहीं मानी जाएगी। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और अन्य लोगों से तो कोई उम्मीद भी नहीं है। हालांकि अगर कोई मुझसे पूछे तो मुझे राष्ट्रपति से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती, क्योंकि हाल के वक्त में ही हमने देखा वक्फ मामले पर देश भर के मुस्लिम संगठनों ने राष्ट्रपति महोदया से अपील किया कि इस पर हस्ताक्षर करने से पहले, कानून बनाने से पहले हमारी बात सुन लीजिए मैडम, थोड़ा सा समय दे दीजिए। मगर मैडम ने समय नहीं दिया। तो जब देश की इतनी बड़ी आबादी को एक झटके में इग्नोर किया जा सकता है, लात मार के किनारे किया जा सकता है, फिर एक अकेले सोनम वांगचुक की सुनने वाला कौन है? उनकी पत्नी को सुनने वाला कौन है? सवाल देश की न्यायपालिका से भी है कि क्या उन्हें भी कुछ नजर नहीं आता, या फिर भाजपा के रथ पर, ऊंट वाली गाड़ी पर सवार होने के बाद, राजस्थान में टूर मनाने के बाद और हरियाणा के मुख्यमंत्री के घर में पूरी सब्जी पेट भर खाने के बाद पेट इतना फूल गया है कि बाकी दुनिया देखने का मन नहीं होता है। सोचिए, 4-5 दिन बाद भी उनकी पत्नी को बात करने का मौका तक नहीं मिला। जो व्यक्ति 15 दिन से अनशन पर थे, शरीर का क्या हाल हुआ होगा? उन्हें डिटेन कर लिया गया, पता नहीं जरूरी दवाएं भी मिल रही हैं कि नहीं। ऊपर से चारों तरफ झूठ फैलाकर बदनाम करना। वैसे भाजपाई सिस्टम का सबसे मजबूत हथियार यही है, जिसके सवालों का जवाब न हो, जिससे तर्कों के माध्यम से लड़ ना पाओ, उसे बदनाम करो, उसे गालियां दो। आखिर इसी दिन के लिए तो हजारों करोड़ फूंक कर गोदी मीडिया पैदा किया गया है। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।